गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है और अभिनंदन सभी शिक्षक साथियों का शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज देखिए, आज अपना टॉपिक जो रहेगा वो चर्चित व्यक्ति एवं स्थान 2024 भारत एवं राजस्थान। आज हम भारत और राजस्थान के चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2024 में विशेष तौर से चर्चा में रहे। आज हम इस क्लास में उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 24। आइए शुरुआत करते हैं। देखें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ढंग से देखें। पहला प्रश्न किससे संबंधित है भाई? देखें, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लास्ट इन एफ श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखें, ऑप्शंस आपको है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर जो है ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांस जो फिल्म महोत्सव है वो कौन से देश में आयोजित होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। और इस वर्ष की अगर बात करें तो इनका आयोजन जो है वो 14 मई से लगा करके 25 मई के मध्य में हुआ। देखिए, कांस जो है ना वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नवोदित कलाकार, या तो उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट की है या उन्होंने किसी ना किसी श्रेणी में जो है वो अपना योगदान दिया है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। हमारा यहाँ पे ये उद्देश्य इसलिए है क्योंकि इसमें जिन भारतीयों को सम्मान मिला उनको अपने ढंग से देखेंगे। देखें, लास्ट सिनेफ श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां होती है, हमें उनके नामों में याद करना है। लास्ट सिनेफ श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखें, फिर एक एक पे आएंगे। मनसी महेश्वरी या मानसी महेश्वरी, चिदानंद नायक, अनुसुईया सेन गुप्ता, पायल कपाड़िया। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चिदानंद नायक। चिदानंद नायक जो है उन्होंने एक मूवी को डायरेक्ट किया था, उसका नाम था सनफ्लावर। इंग्लिश में ध्यान रखें, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो, वर द फर्स्ट, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नोज। मूवी का नाम भी पूछ सकते हैं। एक कन्नड़ भाषा में छोटी 15-16 मिनट की मूवी है, उसको डायरेक्ट किया था चिदानंद नायक ने, जो कि FTII से संबंधित है, एक स्टूडेंट है। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, इस हेतु इन्हें जो है ला सिनेफ श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए, थोड़ा सा इनमें अगर अन्य ऑप्शंस पे भी अपने जाएं तो जो मनसी माहेश्वरी है, इनको इसी श्रेणी के अंदर जो है वो थर्ड प्राइज मिला था। इन्होंने जो फिल्म लिखी थी, छोटी मूवी आप देखेंगे नेट पे मिल जाएगी, उसका नाम था बनी हुड। बनी हुड 15-16 सेकंड की, 1 मिनट के भीतर की एक छोटी सी एनिमेटेड एनिमेटेड एक क्लिप है, उसको ये अवार्ड मिला था, एनिमेटेड। इसमें एक ऑप्शन तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नोज, कन्नड़ भाषा में चिदानंद नायक। और एक ऑप्शन आप इस पे चौथे वाले पे गौर करेंगे, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया जो है, इनको जो है वो ग्रैंड क्रॉक्स यानी ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड है वो इनको दिया गया निर्देशन के लिए। और इनकी भी मूवी का नाम पूछा जा सकता है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये मूवी जो है इनको, इसके लिए इनको भी अवार्ड दिया गया। और अनुसुईया सेन गुप्ता है, इनको अवार्ड जो मिला था, इन्होंने फिल्म में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उस मूवी का नाम था द सेमलेस, द सेमलेस। तो चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए मैंने बताया चर्चित व्यक्ति, भारतीय चर्चित व्यक्ति हो चाहे राजस्थान का चर्चित व्यक्ति हो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 77वें कांस फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ पे होता है? फ्रांस में, ठीक है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, चिदानंद नायक सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नोस, कन्नड़
जबकि ये जो मूवी थी पायल कपाड़िया वाली, ये मलयालम के अंदर निर्देशन इन्होंने किया था, इसलिए इनको ग्रांड प्रिक्स, लेकिन ये मोर इंपोर्टेंट रहेगा लास्ट सिनेफ श्रेणी में, आप न भूलें। चिदानंद नायक 16 मिनट की मूवी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो फिल्म का नाम भी ध्यान रखें और डायरेक्टर का नाम भी ध्यान रखें। आगे बढ़े, बिल्कुल इसको नोट कर लें आप, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखें, निम्न में से किन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार जो है, इसे देखो गोल्डमैन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए गोल्डमैन कौन होगा, जो एनवायरमेंट को संरक्षित रखने में योगदान दे। यानी ये जो पुरस्कार है वो ग्रीन नोबेल प्राइज की तरह बिहेव करेगा। यानी आपको मैंने बताया था एक होता है नोबेल प्राइज, ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूं कि किसमें, जो हमने कह सकते हैं कि शांति के लिए, या जो उसके लिए किसे मिला था, वो नरगिस जो है वो उनको दिया गया था। कल हमने बात की थी लास्ट क्लास में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। और ये जो नोबेल है वो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में 1989 से दो व्यक्ति दंपति है जिनकी कास्ट गोल्डमैन है, इतना आप डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, उनके द्वारा 1989 से दिया जा रहा है, ठीक है। ये इस वर्ष दिया से गया, आप ऑप्शन देख सकते हैं, अमिताभ घोष, मोहम्मद सलेम, आलोक शुक्ला, अली अब्बू अवाद। तो इसमें जो सही जवाब है, बिल्कुल अगर आपको आता है तो जरूर बताएं, इसका जो सही जवाब है, इनमें से एक दो ऑप्शन तो पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट भी हुए हैं, सही जवाब जो है वो हो जाएगा आलोक शुक्ला। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो है इनका संबंध जो है वो कौन से राज्य से है, तो वो है छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो काफी डेंस एरिया माना जाता है वन के पर्पज से, ठीक है। तो वहां पे ये एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, और एक्टिविस्ट ये किन को एक्टिव करते हैं, वहां पे जो जनजातीय आदिवासी समुदाय है उनको एक्टिव करते हैं। और इन्होंने जो है वहां के जंगलों में, जहाँ पे जो है वो कोल माइंस को ओपन करने के लिए टेंडर जारी हुआ था, उसके लिए लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो थी उसको जो है वो वनों को समाप्त किया जा रहा था। इन्होंने ऐसी जागरूकता दिखाई, इस वजह से इनको पुरस्कृत किया गया। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो एरिया है अपने, वो लगभग हासदेव अरण्य क्षेत्र, अगर नाम ये पूछे, अरण्य जंगल को कहते हैं। हासदेव अरण्य क्षेत्र कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, वहां पे इन्होंने जो है इनको बचाने में योगदान अपना दिया, इस वजह से इन्हें जो है वो पुरस्कृत किया गया। थोड़ा सा अन्य ऑप्शंस पे भी बात करते हैं। संबंध पूछा जा सकता है, कोल माइंस को लगने नहीं दिया और कितनी भूमि को बचाया, कौन से राज्य में है ये ध्यान रखें, आलोक शुक्ला। अच्छा अगर बात करें अमिताभ घोष, मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, इन्होंने, इनको दिया गया है इस वर्ष का इरास्मस पुरस्कार, ठीक है भाई, इरास्मस पुरस्कार। और इरास्मस पुरस्कार आपको पता है हॉलैंड या नीदरलैंड की गवर्नमेंट देती है, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन या जलवायु में जल संरक्षण के लिए जो है ऐसे टॉपिक को चूज किया, इमेजिन द अनथिंकेबल, मैंने बताया था ना, इमेजिन द अनथिंकेबल, इमेजिन द अनथिंकेबल, यानी ऐसी अकल्पनीय बात जो इन्होंने सोची, इस वजह से इन्हें हॉलैंड का प्रतिष्ठित पुरस्कार इरास्मस पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद सलेम, मोहम्मद सलेम, देखो इनको वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी, वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी, पेन चेंज करके अगर मैं लिखूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो भी देखें, देखो वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी के अंदर इन्होंने एक बहुत ही मार्मिक फोटो को खींचा था। आपने देखा होगा फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा है,
तो वहाँ पे एक जो लेडी है उसने 5 साल की अपनी भतीजी को जो है वो उसकी मतलब मौत हो चुकी है, उससे सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए उसको गोद ले रखा है। आप उस पिक्चर को भी जाकर के नेट पे देख सकते हैं। एक पहले मैंने बताया था नीमा सरी खानी, आपने किसी बच्चे ने कमेंट भी लिखा था कि नीमा सर खानी, उन्होंने तो पोलर बियर जो था उसकी सोते हुए की पिक्चर ली थी। वो इंग्लैंड से ब्रिटेन संबंधित है। ये जो है मोहम्मद सलेम वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी के अंदर इन्होंने फोटो ली, वो बहुत ही मार्मिक फोटो थी, आप जरूर चेक करें। अली अबू अवाद, ये भी इनका संबंध भी फिलिस्तीन से है, ठीक है। और इनको जो है वो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार डेनियल जो बरेन बोइम के साथ में संयुक्त रूप से दिया गया था। इनका संबंध फिलिस्तीन से। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अभी वाले क्वेश्चन का आंसर आलोक शुक्ला, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। नेक्स्ट देखें, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला साहित्यिक शहर। देखो लिटरेचर सिटी किसे बनाया गया है, किसे घोषित किया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। क्या ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन? देखें भी फटाफट से। जयपुर, भोपाल, मुंबई या कोझिकोड, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएं। देखिए कुछ बच्चे जो है वो बराबर जवाब देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा शिक्षक दिवस के मौके पर उनको ये बारे में बात कहूँ, जैसे सभी जवाब देते हैं, कुछ साथ साथ दे देते हैं, कुछ क्लास की काफ़ी देर बाद में भी जाकर देते हैं। जैसे ज्योति प्रजापत, ज्योति शर्मा, बटरफ्लाई करके कोई है, निशा सुमन, शिल्पा पूनिया, और भी बाई सिसोदिया, मतलब ये सब बच्चे जो हैं वो एक्टिवली जवाब देते हैं। तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ रेगुलरली क्लास को फॉलो किया जा रहा है। और शिक्षक दिवस, आप भी भावी शिक्षक बनेंगे तो आपको ये चाहिए कि भाई जो मेहनत करे उसकी चीज़ को आगे से आगे फैलाएं। तो आपकी भी बातों को जो है वो तरजीह दी जाएगी भविष्य के अंदर। जैसे अभी आपको मैं देने के लिए कह रहा हूँ, आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को फैलाएं। तो इन बच्चों के अलावा भी बहुत बच्चे हैं, समय समय पे उनका भी मैं जिक्र करूंगा क्लास में। तो ये जो है वो रेगुलरली विद डिटेलिंग से जवाब देते हैं। तो इनका जवाब भी अगर कोई बच्चा पढ़ ले, रायसीना पहाड़ी वाली कल बात आई थी, या अन्य किसी भी टॉपिक पे ऊपर, इनकी उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है वो किसके नाम पे है, तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। और शिक्षक बनना है तो शिक्षक दिवस के मौके पे ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। और कम से कम आपसे जुड़े हुए जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उन सभी को ये शेयर करें बात, ताकि इसका इम्पैक्ट भी मैं देखना चाहता हूँ कितना पड़ता है। देखिए यूनेस्को द्वारा जो घोषित किया गया शहर कौन सा है, फटाफट से कई बच्चों ने जवाब भी दे दिया है, कोझिकोड। देखिए कोझिकोड केरल के अंदर जो है, आपको पता होना चाहिए केरल में कोझिकोड जो है वहां पे जो है 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज ओपन हो रखी है, कई किताबें, कई पुराने साहित्य वहां पे लिखे गए हैं। इस वजह से इस वर्ष जो है वो 23 जून को जो है यूनेस्को द्वारा ये घोषित की गई। और प्रतिवर्ष आगे से 23 जून को साहित्य दिवस के रूप में वहां पे मनाना तय किया गया है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न आज का पहला ये रहेगा, आपको ये बताना है कि कौन सा वो एक विदेशी यात्री था जो सबसे पहले कोझिकोड के साथ में हिंट देता हूं मैं, कालीकट, कोझिकोड कालीकट में आया था। आने वाला सबसे पहला यात्री कौन था जिसने कोई देश की खोज की, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट देखें, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो असम में स्थित है उसका नाम बताएं। फटाफट से आपके सामने चार ऑप्शंस है, अहोम, मोइदम, जाडन या पड़ता बेट। बिल्कुल जल्दी बताएं भाई। 43वां विश्व धरोहर स्थल जारी कौन करता है? वही यूनेस्को। यूनेस्को एक संस्था है, उसके द्वारा इस वर्ष 43वां, और ये एकमात्र एंट्री जो है भारत की तरफ से इस वर्ष गई थी, और इसे ही जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फटाफट से बताएं, एक जानकारी भी आपकी छिपी हुई है। स्थल कहाँ पे है? वो असम में है। अहोम, मोइदम, जार्डन या पड़ता बेट, सही जवाब हो जाएगा मोइदम। देखो मोइदम क्या है? मोइदम जो है
व अहोम। अहोम जो जनजाति है उसके राजा, रानी या जो भी वहां पे विशिष्ट व्यक्ति है, उनकी जो अपने कह सकते हैं कि जो समाधि स्थल है, ठीक है ना, समाधि स्थल, या उनको जो उस स्थान के ऊपर जो है, उस स्थान को जो है इस वर्ष 43वां विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया। अहोम जनजाति है जो असम में पाई जाती है, और मैंने बताया था आपको पहले भी, लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा को भी असम में इस वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया। जार्डन, जार्डन जो कौन सा स्थान है, विशेष पाली में है, और यहाँ पे आपको पता है ओम आकार का, ओम आकार का पहला मंदिर, या सबसे बड़ा, पहला तो नहीं कह सकते, ओम आकृति का जो है वो सबसे बड़ा मंदिर। ओम सही बनाया क्या भाई, देख लें आप, सभी को कोई गलती निकालेंगे भी ओम सही नहीं बना, तो ये महिलाओं को ज्यादा पता होगा इस बारे में, मुझे भी पता है लेकिन जल्दबाजी में अगर हो तो देखें आप। पड़ता बेट, पड़ता बेट जो है वो गुजरात के अंदर, गुजरात में कच्छ, आपने नाम सुना होगा कच्छ भुज, कच्छ में एक जगह है जहाँ पे हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन एक स्थल का पता लगा है, पड़ता बेट, ध्यान रखें भाई। जैसे बेट द्वारका भी है वहां पे, आपको पता होगा ओखा के अंदर द्वारका है ना गुजरात में, तो ये गुजरात कच्छ में भी एक जगह उसका नाम है पड़ता बेट। आपको ये भी बताना है साथ साथ में इस प्रश्न में, ये तो सही जवाब मोहिदम हो जाएगा। मैंने पूर्व की कक्षाओं में धौलावीरा के पास एक अन्य हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, इस वर्ष आपको उस स्थल का नाम बताना है, एम से स्टार्ट होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये मोहिदम ध्यान रखें। पड़ता बेट गुजरात, यानी गुजरात में पड़ता बेट और धौलावीरा के पास एक अन्य स्थल हड़प्पा कालीन इस वर्ष जो है वो खोजे गए हैं। देखिए जनवरी 2024 में किन्हें एशियाई विकास बैंक, ABD थोड़ी होगा, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इजी है, बहुत इजी याद रखना। क्यों? कार्यकारी निर्देशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? विकास है, डेवलपमेंट, तो विकासशील होगा, याद रखें, विकासशील। ठीक है। अजय बंगा, अजय बंगा जी तो मैं बता चुका हूं, वर्ल्ड बैंक पहले भी आया था ना LDC वाले पेपर में, वर्ल्ड बैंक के CEO है। वरुण घोष, इनका संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत से है, यानी ये भारत के जो है अपने कह सकते हैं NRI एक तरह से, और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया में राज नीति कर रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, और इन्होंने नियुक्त होने के साथ साथ में जो ओथ ली थी, ओथ किसे कहते हैं? शपथ, और ये शपथ जो है मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि शिक्षक दिवस के दिन से पढ़ाई को ढंग से याद करूंगा और सर के चैनल को आगे से आगे प्रोपगेट करूंगा। इन्होंने कसम खाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गीता पे हाथ रखी, तो वरुण घोष, इन्होंने उद्घोष वहीं पे किया था, तो ये जरूर से ध्यान रखें। अगला है इंद्रमणि पांडे, इनका संबंध है बिम्सटेक, बिम्सटेक, इन्हें बिम्सटेक का महासचिव बनाया गया है। देखिए बिम्सटेक क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। बिम्सटेक जो है, बी का मतलब क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में स्थित है भारत के, यानी पश्चिम में स्थित बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश है, ठीक है ना, बंगाल की जो खाड़ी, उसमें जितने भी इधर देश आते हैं, ठीक है ना, ये इधर की बात हो रही है, इसके पास में लगे हुए जितने भी देश, दिख रहा है क्या भैया? मैंने तो कुछ ज्यादा ही गलत बना दिया, देखो देखिए, ये इस तरफ जो है अपने,
अब ये इधर वाले जो भी आपको पता है पड़ोसी देश है अपने, सारे के सारे इधर वाले, जैसे थाईलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सारे बिम्स्टेक में टोटल, नेपाल और भूटान भी इसमें जुड़ गए बाद में, टोटल मिलाकर के 7 देशों का समूह है। उसमें इस वर्ष जो महासचिव बनाया गया है वो इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है, ये ध्यान रखें आप तो, ठीक है। मैप के चक्कर में आंसर गलत मत करें। देखो आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल किस तरफ है, सारे भूगोल पढ़ रहे हैं आराम से, तो ये देखिए ठीक है। तो ये जरूर ध्यान दें आप, ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का किसे बनाया गया है, इंद्रमणि पांडे जी को, जबकि हमारा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखिए, आराम से दिख रहा है, सभी नोट भी कर रहे हैं। देखिए मई 2024 में एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम। देखिए सबसे पहले जू जित्सु है क्या, जू जित्सु जो है वो मार्शल आर्ट जो है उसका एक प्रकार है, यानी ये मार्शल आर्ट के नए तरीके हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं पुराने तरीकों से जुड़ी हुई है। और ये वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जापान से। राजस्थान के भी कई खिलाड़ी इसके अंदर जो है वो महती भूमिका में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट है इस खेल के अंदर भी। तो ये आप देखेंगे कि जू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी, ऑप्शंस है पवन कुमावत, अनंतजीत सिंह नरूका, देव मीणा और नंद किशोर। सही जवाब हो जाएगा नंद किशोर। देखिए इनमें नंद किशोर जी जो हैं, इन्होंने नंद किशोर, इनका पूरा नाम जो है वो नंद किशोर जाखड़ भी आपको मिल सकता है पूरा नाम में, और इन्होंने 94 केजी जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है वो कांस्य पदक जीता। एशियाई जू जित्सु मई के अंदर ये कंपटीशन आयोजित हुआ था। पवन कुमावत, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भी जयपुर से है। पवन कुमावत का संबंध भी कहाँ से है, जयपुर से है। अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध भी कहाँ से, इनका संबंध टोंक से है। सॉरी टोंक से है क्या भाई, पुराने क्लासेस को बराबर से नोट करें। अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग में भाग लिया था इन्होंने, और पेरिस ओलंपिक में इनके साथ में एक महिला प्रतिभागी भी गई थी। तो ये इनका संबंध टोंक से पास में ही है, जबकि इनका जयपुर से। 94 केजी कैटेगरी नंद किशोर जाखड़, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। देव मीणा, इनका संबंध यूपी से है। और ये जो पोल वॉल्ट, VAULT, पोल वॉल्ट एक खंबे मलखंब की तरह एक प्रतियोगिता होती है, उनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी, ये आप जरूर से ध्यान रखें। देखो फिर बात वही है कि कंपटीशन के अंदर जो है वो बड़े बड़े खेलों को तो जगह आजकल ना दे करके, जो छोटे छोटे खेल होते हैं, अखबारों में न्यूज कटिंग छोटी छोटी आती है, उन खेलों के बारे में आगे भी अपने एक पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा, उन खेलों पे सीधे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप केवल इनके भरोसे ना रहें कि जो कोई आप गाइड कहीं से पढ़ रहे हैं 2-4 खेल दे दिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे तो नंद किशोर जाखड़ एशियाई जू जित्सु, जू जित्सु क्या है, मार्शल आर्ट का एक प्रकार। नेक्स्ट देखें, भारत के पैरालंपिक 2024 में पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके खेलों से सुमेलित कीजिए। देखो अभी के चर्चित खिलाड़ी हैं, आगे भी चर्चा में रहेंगे, अभी खेल चल भी रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर कोई अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाए जल्दी से। सूचना मैंने दी थी कि भारत, पहले की बात थी कि 20 पदक जीत चुका है, ठीक है, और मैंने कहा 21 होते हुए समय लगेगा नहीं, तो इन्होंने 21 पदक जीत लिए हैं। और पिछले बार के टोक्यो 2020 जो है वो उसको भी पीछे छोड़ते हुए, यानी उसमें 19 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने, इस बार 21 पदक तो आ ही चुके हैं जब तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं इनको इनके खेलों से सुमेलित करना है। कुमार नीतेश स्वर्ण पदक किसमें जीता, इन्होंने जीता बैडमिंटन में। मोना अग्रवाल जयपुर की बहू, मोना अग्रवाल कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में। योगेश कथुनिया रजत, इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। जबकि रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश की है,
इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहली महिला जिसने एयर पिस्टल, देखो 10 मीटर एयर पिस्टल अलग है, ध्यान से पढ़ गया ना प्रश्न को। प्रतियोगिता में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कल अपने इसके बारे में बात करेंगे जाते जाते। एयर पिस्टल जो है वो अलग है, एयर राइफल अलग है। मोना अग्रवाल एयर राइफल और रुबीना फ्रांसिस एयर पिस्टल। तो रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर, तो इसको मैच आप फटाफट से देखें। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, बी का मिलान होगा 4 से, तो सी का मिलान 1 से, डी का मिलान 2 से। ये जवाब हो जाएगा सही। देखो ये चारों स्वर्ण पदक कुमार नितेश ने जीता है और 3 खिलाड़ी स्वर्ण पदक अभी तक जीत चुके हैं। सुमित अंतिल, ठीक है, उसके अलावा अवनी लेखरा और एक कुमार नितेश, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अन्य पदक भी जीते जाएंगे। आगे देखें, गेल क्या नाम होता है पूरा भाई, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है जिसके द्वारा पहला 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? परमाणु ऊर्जा या जो भी आप ऊर्जा संबंधित जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पे प्रश्न पक्का आएगा। कहाँ स्थापित किया जा रहा है आपको ये पूछा गया है। विजयपुर एमपी, मंगलुरु कर्नाटक, जोनपुट वेस्ट बंगाल, हाथरस यूपी। सही जवाब हो जाएगा विजयपुर एमपी। देखो हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना इसे भविष्य का ईंधन माना गया है। और ये जो अब कह सकते हैं कि 10 मेगावाट का प्लांट है, तो 1 मेगावाट से लगभग 4.5 टन से अधिक हाइड्रोजन उत्पादित हो सकती है। और इसका उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने में भी होता है। तो ये प्लांट जो कहाँ स्थापित किया गया गेल की सहायता से, विजयपुर एमपी के अंदर। अच्छा अन्य ऑप्शंस पे फटाफट से बात मैं करूं, बताएं आप। जोनपुट, जल्दी से मैं देख पा रहा हूं जोनपुट क्या है, जल्दी बताएं। वेस्ट बंगाल ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, पश्चिम बंगाल, फटाफट से। डीआरडीओ, जल्दी बताएं भाई, डीआरडीओ के द्वारा क्या स्थापित किया गया है, जल्दी से बताएं। डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। जोनपुट वेस्ट बंगाल में वेपन, हथियार प्रणाली को विकसित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से हाथरस, हाथरस भी चर्चा में था, आपको पता होना चाहिए किस घटना के लिए, याद करें। 2 जुलाई को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे 123 से अधिक लोग जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो इनकी मृत्यु होगी भगदड़ के दौरान। उन बाबा का नाम क्या था? सूरजपाल सिंह जाटव, ठीक है। तो ये सब सत्संगों में भीड़ ज्यादा रहती है, मंदिरों में भी भगदड़ होती है, अभी मेलों का समय चल भी रहा है आपको पता है। तो ये घटना जो है वो कहाँ की है? यूपी की। हमें ध्यान रखना है पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र विजयपुर एमपी, पहला हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, जल्दी बताएं भाई कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला का नाम आपको बताना है। देखो कामी रीता, ज्योति रात्रे, संतोष यादव, काम्या, कार्तिकेयन। क्या हो जाएगा सही जवाब? नाम सुना हुआ है इनमें से पहले किसी का? कामी रीता का सुना हुआ होगा। कहाँ की महिला है ये? जल्दी बताएं भाई, इस महिला का संबंध कौन से राज्य से है? हिमाचल से? उत्तराखंड? तैयारी को मजबूत बनाएं भाई, ये नेपाल से है और ये कोई महिला नहीं है, ये टूरिस्ट गाइड थे वहां पे, पुरुष है। कामी रीता 30 बार माउंट एवरेस्ट, खुद का ही रिकॉर्ड ये तोड़ते जा रहे हैं। जैसे गाइड होते हैं वो हर बार किसी न किसी को लेके जाए कुछ दूर, तो खुद मन हो गया चढ़ गए। तो इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और अपने आप में रिकॉर्ड है, नेपाल से संबंधित है ये। हमें पूछा गया सबसे उम्रदराज महिला, जो इसका ज्योति रात्रे जो है वो सही जवाब होगा।
ज्योतिरात्रे महाराष्ट्र से संबंधित है और इन्होंने 56 ईयर्स की एज के अंदर जो है ये कारनामा किया है। देखो इसमें एक प्रश्न और भी मिलता है इसी वर्ष का, इसलिए ऑप्शन मैंने क्या कहा आपको, ऑप्शंस कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं है। हर एक ऑप्शन को चूज करके आपके लिए लाया जाता है ताकि एक प्रश्न के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 प्रश्नों को तैयार किया जा सके, और फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, ये तो गलत बात है। देखिए काम्या कार्तिकेयन अगर इस प्रश्न में होता तो इसका सही जवाब या प्रश्न क्या बनता, सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र। इनका संबंध भी महाराष्ट्र से है और मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को जो है चढ़ाई की, जबकि ज्योतिरात्रे ने अबव 56 या 58। संतोष यादव आपने सुना होगा, दो बार एवरेस्ट पर जाने वाली एकमात्र महिला कौन है, संतोष यादव। आप तो इस बार बनने वाले दोनों प्रश्नों को ध्यान दें। माउंट एवरेस्ट, सबसे कम उम्र काम्या कार्तिकेयन और सबसे अधिक उम्र ज्योतिरात्रे। 30 बार कौन चढ़ा, कामी रीता। आइए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार व हस्ती का मिलान सुमेलित नहीं है, आपको ये जवाब देना है। देखिए पहला है कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया, ये भी महिला नहीं है, पुरुष है। RIFF जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, इनको बिल्कुल कोमल कोठारी सम्मान इस वर्ष दिया गया था। अगला रांगेय राघव पुरस्कार हरीश बी शर्मा, यही हमारा जो जवाब है हमें मिल चुका है। हरीश बी शर्मा मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूं, इनको रांगे राघव पुरस्कार नहीं मिला, इनको मिला था, जल्दी बताएं भाई, देवराज उपाध्याय पुरस्कार। और तो फिर आगे वाले ऑप्शंस भी जाते हैं, एक बार देखते हैं। अमर उजाला श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 दलपत सिंह राजपुरोहित, बिल्कुल ये भी आपके लिए नया इसमें है। अमर उजाला एक न्यूज़पेपर है, भारत का चौथा सबसे बिकने वाला न्यूज़पेपर। अमर उजाला के द्वारा भी जो है वो इनकी कृति, दलपत सिंह राजपुरोहित ने एक कृति लिखी थी, सुंदर के स्वप्न। सुंदरदास जी हैं हिंदी के अंदर, आपने नाम सुना होगा, एनडीसी क्लासेस में सर की क्लासेस बहुत आ रही है अभी, उनमें कहीं देखें। और हिंदी के अगर विद्यार्थी है तो सुंदरदास जी का नाम आपने सभी सुना है, कबीर दास जी, सुंदरदास जी। सुंदर के स्वप्न क्या थे, उस पर एक काल्पनिक रूप से या उनकी बातों को समाहित करते हुए विदेश में रहने वाले, रहते यहाँ नहीं है ये, इनका संबंध पाली से है लेकिन रहते ये विदेश में है। देखो राजपुरोहित दो है, गजेश सिंह जी भी राजपुरोहित है, इनका आपको पता होगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और मारवाड़ रत्न सीताराम लालस पुरस्कार भी दिया गया। इनको आपको पता होगा, इनकी कृति का नाम पड़कती पड़कती प्रीत, ठीक है ना, पड़कती प्रीत के लिए इनको दिया गया था। अच्छा हमारी बात थी कि हरीश बी शर्मा को देवराज उपाध्याय किसके लिए दिया गया था, इनको दिया गया था इनके ये कृति प्रस्थान बिंदु। एक एक नाम को ध्यान रखें, नोट करें, मैं फिर कह रहा हूं। रांगे राघव पुरस्कार इनको नहीं दिया गया था, ये दिया गया, मैं पेन को चेंज कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रखें, नाम है आपको दिख भी जाएगा, पुरुषोत्तम पोमल, पुरुषोत्तम पोमल, इनको दिया गया था। और इनकी जो कृति का नाम है वो नाम सुने आप, पाषाण पुत्री। मैं नाम लिख देता हूं, इसे लिख दूं यहाँ पे, जो पुरुषोत्तम पोमल को क्या दिया गया, पुरुषोत्तम पोमल को दिया गया रांगे राघव पुरस्कार, और ये दिया गया पाषाण पुत्री शतरानी हीरा दे, पाषाण पुत्री शतरानी हीरा दे। हीरा दे पे मैंने गोला लगाया है। देखो इतिहास के विद्यार्थी, राजस्थान इतिहास आप बहुत ढंग से आप पढ़ रहे होंगे, एक महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक रहता है इतिहास, राजवंश आप सारे पढ़ते हैं। आपने इनका नाम सुना है हीरा दे का, पाषाण पुत्र। देखो अच्छा पुरुषोत्तम पोमल का संबंध आपको पूछे उससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा, इनका संबंध है जालोर से। देखो ये इतिहास के व्याख्याता भी हैं।
और पुरुषोत्तम पोमल जी के द्वारा पूर्व में भी कई किताबें लिखी गई है, और अब की इनकी एक कृति के लिए रांगे राघव पुरस्कार दिया गया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पूछता हूँ या आपको जानकारी देता हूँ। आपने बीका दहिया नाम सुना होगा, जिसने 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर दुर्ग में आक्रमण किया था, उस समय बीका दहिया ने देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह दिखाया था, और उनकी पत्नी हीरा दे ने जो है उनको मार दिया। बीका दहिया नाम कानड़ देव, आपको पता है जालोर संबंधित, तो इन पे लिखी गई एक कृति है पाषाण पुत्री शतरानी। कौन थी? हीरा दे, जिन्होंने अपने पति बीका दहिया की मृत्यु कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो अलाउद्दीन को जो है वो सूचना दे करके किले में प्रवेश करवा दिया था। सारे के सारे पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बहुत ही एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में निश्चित पूछे जाएगा, और पूछा भी गया है, तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। रांगे राघव पुरस्कार का संबंध पुरुषोत्तम पोमल, जालोर, हरीश बी शर्मा, बीकानेर। देखो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कितनी अच्छी है उसको परखने के लिए आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन चैनल को आज ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना भाई? कर लिया है वो यस लिखे कमेंट बॉक्स में, और नहीं किया है तो वो सलाह देकर के आज ही कहें। आपको वहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीट, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं दहलीज पे खड़ी है, उन सभी की टेस्ट सीरीज जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगी, चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो। और ये देखें कि नोट्स और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इनकी वैलिडिटी टिल एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है उस समय तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आगे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी पेपर में पूछे जाने लायक है, तो ये भी देखें। देखो सबसे पहले वधावन बंदरगाह जो है वो है कहाँ पे, ये तो पूछा गया है, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो आपको बता दूं सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में एक स्थान है पालघर। पालघर जो कि मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, वहां पे ये वधावन बंदरगाह, जो कि सबसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है, गहरा बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। लगभग 76,000 करोड़ का जो है वो इसमें व्यय होगा, और ये किसका जॉइंट वेंचर है, ये भी आप इंपोर्टेंट ध्यान रखें। JLN पोर्ट अथॉरिटी प्लस महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। और जैसे इनका 74-26 का है, 74 और देखो JLN पोर्ट अथॉरिटी यानी कि आपके जवाहरलाल नेहरू जो पतन अथॉरिटी है उनके द्वारा, और साथ साथ में महाराष्ट्र की मैरीटाइम जो समुद्री बोर्ड है उसके द्वारा। ये 74-26 पे आपको राजस्थान की भी एक परियोजना याद आ रही है क्या? राजस्थान की भी एक परियोजना थी जिसमें केंद्र और राज्य का 74-26 का योगदान उस समय भी था, और उसमें JLN और महाराष्ट्र मैरीटाइम का भी। आप तो ये ध्यान रखें वधावन बंदरगाह जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जगह एग्जैक्ट पूछे तो पालघर, और ये भारत का या विश्व का भी सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लॉजिस्टिक मैंने अभी आपको इंडेक्स वाली क्लासेस बताई थी, नहीं देखी है तो आज जाकर के देखिए, उसमें लॉजिस्टिक इंडेक्स भी था। ठीक है ना? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत का स्थान जो था वो 38वां था। किसी देश की लॉजिस्टिक जो व्यवस्था है या लॉजिस्टिक इंडेक्स में अगर वो ऊपर आ रहा है, यानी उसके समुद्र या वायुसेना से जितने भी अन्य साधन है उनसे अगर सामान का आना जाना सुगमता पूर्वक हो रहा है, तो उसका इंडेक्स में स्थान उतना ही ऊपर होगा। भारत का वर्तमान में स्थान 38 है, तो इसको सुधारने की दृष्टि से जो है ये बहुत ही कारगर साबित होगा इन फ्यूचर में। कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखें, ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट लीडरशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है।
देखिए राजस्थान से संबंधित है ये, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हितेश लीला, आकृति शर्मा, अशोक राठौड़, जय नारायण चौधरी, नाम याद रखें हितेश लीला। देखो जोधपुर के अंदर एक संस्था है, उसका नाम है हथकरघा हस्तशिल्प, हस्तकरघा हस्तशिल्प निर्यातक, हस्तकरघा हस्तशिल्प निर्यातक कल्याण एसोसिएशन, कल्याण एसोसिएशन के द्वारा, एसोसिएशन जोधपुर के रहने वाले हैं कौन, हरि हितेश लीला, इनको ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। अगर पूछे इनका संबंध कहां से है तो देखेंगे जोधपुर से, भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आकृति शर्मा, कल मैंने आपको बताया था, हमने 10 पॉइंट की वन लाइनर भी स्टार्ट किया है। इनको यूपी के, इनका संबंध बीकानेर से, इनका संबंध है बीकानेर से, और इनको एग्रीकल्चर के फील्ड में वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो पुरस्कार से नवाजा गया था। दोनों ऑप्शन ध्यान रखेंगे ये वाले। नेक्स्ट, राजस्थान को अरब इजराइल से जोड़ने वाला वाटरवे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वही बात आई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो पालघर में जो बनाया गया है वधावन, वैसे ही हमारे राजस्थान के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको बता राजस्थान के किस जिले से कच्छ के रण तक बनेगा। अब वो जो गुजरात से सटा हुआ जिला होगा तो आप देख सकते हैं बाड़मेर, सिरोही, जालोर, सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर। देखिए बाड़मेर जो है, बाड़मेर से जो अगर अपने बात करें इस तरफ, अगर मान लो गुजरात, तो गुजरात के अंदर जो है वो यहाँ तक 490 किलोमीटर ये तो होगी इसकी लंबाई, और 100 मीटर का चौड़ा ऐसे पोर्ट, एक सिंगल वाटरवे बनाया गया है, जिसको आगे आगे गुजरात से आगे की तरफ अगर बात करें तो इसकी सुगमता जो है वो कहाँ तक हो जाएगी, अरब से, अरब और इजराइल तक हो जाएगी, ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके। और जो आगामी वही लॉजिस्टिक वाली बात है कि वहाँ पे व्यापार को, अच्छा ये आपको पता है कि गुजरात का सबसे नज़दीक, अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता है, आप भूगोल के अंदर पढ़ते हैं कि गुजरात का कौन सा जो बंदरगाह है वो राजस्थान सबसे नज़दीक पड़ता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुजरात के अंदर ये एक और पोर्ट है मुंद्रा, मुंद्रा जो है वहाँ से अरब इजराइल वाला रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा। अपने को तो ये ध्यान रखना है कि 490 किलोमीटर ये दूरी है, और आगे के लिए वो कहाँ जाएगा, अरब देशों के अंदर, तो वो किस जिले से शुरू होगा राजस्थान में, बाड़मेर। और बाड़मेर में भी जगह पूछे तो जगह का नाम है बकासर, बाड़मेर में बकासर से गुजरात में मुंद्रा पोर्ट तक, और फिर आगे जो है वो बनाया जाएगा वाटरवे। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई में आपको जितने भी एआई वाले मॉडल थे सारे बता चुका हूँ, एक ये बाकी था, इस पे भी देखें आप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो समय की मांग है, आने वाले समय में पढ़ाई कर लोगे, अगर कहीं इन्होंने भारत की पहली महिला या पुरुष एआई टीचर भी बनाने शुरू कर दिए, शिक्षक दिवस पे घोषणा कर ही दे, इंडिया लेवल पे सारी मेहनत कर रहे हैं, टीचर रोबोट पे जाके पढ़ाएंगे, और अगर ये भर्तियों में पद कम कर दिए तो आने वाले समय में कुछ भी संभव है। तो आप ये देखें कि तैयारी को इतना मजबूत रखें कि अगर ऐसी नौबत आए तो भी हमारा तो कम से कम चयन उसके अंदर हो, और हम इस तकनीक की दुनिया में भी अपने आप को थोड़ा सा आगे रख पाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इनकी एक भूमिका या इनकी एक महत्ता अपने स्थान तक है। फिजिकली जो वर्चुअली जाकर, वर्चुअली फिजिकली में फर्क ही होगा। तो ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम आपको बताना है, ठीक है। जारा सतावरी, सना, भूमि या देविका, सही जवाब हो जाएगा देविका। ये नाम आपने पहले सुने हुए, देविका भी आपने सुना होगा। देविका नाम जो था ना वो अमेरिका के अंदर एक डेवॉन करके बना था एआई वहाँ पे, तो उसी के नाम पे देविका केरल के एक इंजीनियर ने बनाया। अच्छा, तो ये आप ध्यान रखें, फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जो है वो बनने लग गए हैं। जारा सतावरी मिस एआई कंपटीशन में भाग लिया था, जीता नहीं था, जीता था केंजा लाइली ने, आपको पता होगा। सना,
सना एक न्यूज चैनल, उसका नाम है आज तक। आज तक के अंदर न्यूज एंकर की भूमिका में ये आई थी, पीएम मोदी से बात भी की थी। भूमि, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखें। भूमि और कृषि, भूमि और कृषि अगर बात करें तो कौन सा किसान से संबंधित है, और राजस्थान में डीडी किसान चैनल जो आता है दूरदर्शन, उसके ऊपर भूमि और कृषि, ये प्रश्न पहले अपने ने कवर किया हुआ है, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में की गई निम्न राजनीतिक नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी एक दो प्रश्नों के माध्यम से नियुक्त किया। हमारा आज का टॉपिक जो है वो पूर्णतः किस पे बेस है? चर्चित व्यक्तियों पे और चर्चित स्थानों पे, जो भारत के भी और राजस्थान के भी। तो राजस्थान के 4 चर्चित व्यक्ति जो विधानसभा में नहीं गए, लेकिन इनको कोई ना कोई पद से नवाजा गया है। तो देखें, ओम प्रकाश भड़ाना, ओम प्रकाश भड़ाना को क्या बनाया गया? अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड। मैं साथ साथ लगातार चल रहा हूं, आप भी जवाब देते चलें। प्रेम सिंह बाजोर, प्रेम सिंह बाजोर बिल्कुल सामने मैच हो जाएगा, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जसवंत बिश्नोई, बिश्नोई समाज जो है वो आपको पता है कि जीव जंतुओं के लिए, हिरणों के लिए, जीव जंतुओं के लिए उनकी दया रहती है, जाम्बू जी महाराज। तो जसवंत बिश्नोई जो है, इन्हें जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीआर चौधरी जी, जो भी पहले लोकसभा के अंदर थे, इनका संबंध कौन से जिले से है? नागौर से। नागौर से है भाई, नागौर वाले बताएं। इनका संबंध है नागौर से, और इन्हें क्या बनाया गया है? किसान आयोग, किसान आयोग का अध्यक्ष। तो मैच देखें, पहले का हो जाएगा 3 से, पहले का 3 से हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 से, सी का हो जाएगा 4 से। ये वाला सही, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का। कौन कौन जो है इनके लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र पूर्व में चुनाव लड़े हुए, वहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओम प्रकाश जी भड़ाना कौन से जिले से संबंधित है? प्रेम सिंह जी बाजोर, जसवंत बिश्नोई जी और सीआर चौधरी जी मैंने बताई। इनके संबंधित जिलों को नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, राज्य में नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। अभी देख लेते हैं, आपको पता है इस कमेटी ने, देखो जो कमेटी गठित की गई थी, 17 जिले नए बने थे 50, उसके बाद में 3 संभाग भी बना दिए गए थे, उसके बाद में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के साथ में कमेटी अपनी रिपोर्ट जो उप समिति को देगी, उनसे संबंधित कथन है, देख लेते हैं। उप समिति का संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है ये। इस समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा, ये बात भी सही है। और अगला है, उप समिति में कुल 7 सदस्य होंगे। 7 थे क्या? नहीं, 4 सदस्य थे, एक संयोजक और 4 अन्य सदस्य। ये नहीं, अगला पढ़ लेते हैं। इसमें गठित समिति का चेयरमैन ललित के पवार, जो पूर्व में आरपीएससी के चेयरमैन भी थे, इनको बनाया गया। ये बात सही, आरपीएससी अभी आपको पता है काफी चर्चा में भी है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा। तो आप देखें, ललित के पवार जो थे वो इस जिलों के पुनर्निर्धारण के लिए, जो उनको पुनर्विचार के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके। अच्छा, इनमें 4 सदस्य कौन कौन थे, उनके नाम आप देखें। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह जी, ठीक है। एक कौन थे? कैलाश जी चौधरी, एक हेमंत मीणा, और एक सुरेश सिंह रावत। यही थे क्या? राज्यवर्धन सिंह जी, कन्हैयालाल जी चौधरी, कैलाश चौधरी जी, नाम गलती से लिख दिया मैंने, कैलाश चौधरी जी तो इस बार हार गए थे, चुनाव लड़ा था क्या इन्होंने? अच्छा, कैलाश जी जो है इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, तीसरे स्थान पे रहे थे। आपको इनका संसदीय क्षेत्र बताना है, और कौन जो है वो चुनाव जीते और कौन सेकंड नंबर पे रहे। ये भी आप, अगर आप बराबर में लोकसभा चुनाव आपने
देखा है, उनकी न्यूज़ को सुना है, तो आप बता पाएंगे। कैलाश चौधरी नहीं थे, उनका नाम था कन्हैया लाल चौधरी। कन्हैया लाल चौधरी। हर्षवर्धन सिंह, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत, ये तो जल संसाधन मंत्री है। आपको पता होगा राजस्थान में जल संसाधन के लिए मार्च या अप्रैल के अंदर एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था, है ना। जल संसाधन मंत्री है, जल संसाधन, ठीक है। और कन्हैयालाल चौधरी जो है वो PhED, ठीक है ना, वो मंत्रालय इनके पास में है। तो ये, और राजस्व में है हेमंत मीणा, ठीक है। तो ये सब जो है वो इस उप समिति के मेंबर थे। बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ललित के पवार तो थे, वो समिति के संयोजक हो गए, समिति के मेन चेयरमैन हो गए। उप समिति के संयोजक कौन हुए? प्रेमचंद बैरवा जी। जबकि उप समिति के अंदर 4 मेंबर थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत, ठीक है। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो सही जवाब, इसका सही मतलब कहने का ये हो गया कि गलत जवाब क्या हो गया? उप समिति में 7 ना होकर कितने थे? 4। असत्य कथन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प शहर, शिल्प क्राफ्ट सिटी, ये प्रश्न जो है वो पहले एक बार के लिए मुझे याद आ रहा है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, उस समय हमने 20% जो कवर कर रहे थे। देखिए टीचर में ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। ईमानदारी से वो बात है कि किसी बच्चे ने नोट किया था, उसने रिकॉल किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय जो 17% स्लाइड हो गया था, यानी ये चर्चित स्थान उस समय छूट गया था, तो आज कवर कर लेते हैं। विश्व शिल्प परिषद, जो उसके अंतर्गत एक UCCN संस्था आती है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, उसने किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया है? श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। सही जवाब हो जाएगा इसमें श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता है वहाँ पे जो है वो शॉल और काफ़ी क्राफ्ट उनमें होता है, तो वो अच्छा, ये जो 3 है ना, ये ऑलरेडी जो है वो विश्व शिल्प परिषद के द्वारा घोषित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो 2024 में किसे घोषित किया गया, और अगर ये बन के आ जाए कि भारत में कितने विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर घोषित किए जा चुके हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? 4। और वर्तमान में किसको घोषित किया गया है? श्रीनगर को। नेक्स्ट, FICCI, फिक्की, नाम सुना हुआ है क्या आपने संस्था का? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, यानी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, इस पे बेस्ड ये जो संस्था है, उनके द्वारा पहली बार यंग लीडर्स अवार्ड दिए गए। विभिन्न श्रेणियों में 16 व्यक्ति जिन्होंने अपने अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एक लीडर की तरह काम किया है, या यंग को लीड कर रहे हैं, उन किन अच्छा, आपको तो पूछा वो खेल हस्ती का पूछा है। सरबजोत सिंह, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, रोहन बोपन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने इस बार पेरिस ओलंपिक में रजत जीता, पिछली बार गोल्ड जीता था। इनको यंग लीडर अवार्ड दिया गया, ठीक है। सरबजोत सिंह आपको पता है, मनु भाकर के साथ में कांस्य पदक। सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी, इस वर्ष संन्यास ले चुके हैं। रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी मिश्रित युगल में। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे पद स्थापित किया गया है? देखिए, जैसे आपको पता है राज्यों के अंदर मुख्य सचिव जो होता है, कौन है वर्तमान मुख्य सचिव? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दें। राजस्थान के मुख्य सचिव, जो सरकारी तंत्र है, नौकरशाही और जनता के बीच में, मंत्री के बीच में जो है वो धुरी का काम करता है। तो राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, उनका नाम आप बताएंगे। ये है भारत के अंदर अधिकारियों के सबसे सर्वोच्च पद, कैबिनेट में सचिव, यानी ये वहां के मंत्रिमंडल को रेगुलेट करते हैं।
सबसे बड़े पद के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त पद स्थापित किया गया है? राजीव गौबा, बी श्रीनिवासन, संजीव रैना, टी.वी. सोमनाथन। सही जवाब हो जाएगा टी.वी. सोमनाथन। देखें, टी.वी. सोमनाथन जो है उन्हें बनाया गया है। तो ये जो थे पहले फिनेंस सेक्रेटरी भी थे, हिंदी में लिख देता हूं, कई बच्चे कहेंगे इंग्लिश में जहां लिखते हैं सर। वित्त सचिव, भारत के वित्त मंत्री अलग है, वित्त सचिव थे ही, आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर। इनको जो है, अच्छा इनको कई जो तैयारी में लगे हुए हैं या जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको पता होगा, जो एनपीएस नाम सुना हुआ है क्या आपने? नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के अंदर जो है, एनपीएस जैसे अभी जिलों के निर्धारण ललित के पवार थे, वैसे ही एनपीएस को लागू किया जाए या नहीं किया जाए या कैसे लागू किया जाए, उस कमेटी का चेयरमैन इनको बनाया गया था। अच्छा आपको पता है एनपीएस राजस्थान में तो नहीं है वर्तमान में क्या चल रही है? ओपीएस। लेकिन अभी केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेकर के आई है, उसका नाम है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस वो नहीं है जो कंप्यूटर में लगता है बिजली चली जाए तो। यूपीएस की फुल फॉर्म भी बताएं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी अच्छा फैसला सरकार निकालेगी। लेकिन एनपीएस के जो सेक्रेटरी उस समय थे वो टी.वी. सोमनाथन। अच्छा, टी.वी. सोमनाथन से जो पहले कैबिनेट सचिव थे वो थे राजीव गौबा। बी श्रीनिवासन जो है उन्हें इसी वर्ष एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनके नए डीजी बनाए गए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी, डायरेक्टर जनरल के पद पे नियुक्त किया गया था बी श्री। तो ये दोनों नव नियुक्त है, चर्चित व्यक्ति, ध्यान रखें। संजीव रैना, आपने सुना होगा एक नाम, आईटीबीपी। फुल फॉर्म बताएं सारे जल्दी से। आईटीबीपी, इसमें एक तो इंडिया हो गया, ये कौन से स्थान की बात कर रहा है? तिब्बत की। इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है उसका मेन हेड बनाया गया है संजीव रैना को। 3 नियुक्तियां एक ही प्रश्न में, ध्यान रखें। बी श्रीनिवासन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी, संजीव रैना आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत जो है बॉर्डर पुलिस, उसके मेन हेड, और टी.वी. सोमनाथन ना भूलेंगे, कैबिनेट सचिव। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखिए भाई, यूनेस्को के द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, यूनेस्को ये देता है पुरस्कार। प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी बहुत ही बढ़िया कलाकृति से कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है उसको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। 7वां पुरस्कार था ये दिया गया स्मृति वन संग्रहालय को। ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। स्मृति वन संग्रहालय, तो ये सही जवाब हो जाएगा गुजरात। आपको पता होगा 2001 में गुजरात के अंदर भूकंप आया था। उन भूकंप में जिनके घर तबाह हुए, जो लोग बेघर हुए, उनकी स्मृति में, या जिनकी मृत्यु हो गई उनकी स्मृति के अंदर जो है गुजरात में जगह अगर आपको पूछे तो ये भुज के अंदर, आपने मूवी देखी होगी, भुज मूवी भी आई थी, याद करे जो जमाना माटी में मर मिट जाना। ठीक है, तो भुज मूवी जो बनी थी वहाँ पे जो है वो संग्रहालय है। और आपने अगर ये गाना सुना हो, अभी जो मैं गुनगुना रहा था, माटी पे मर मिट जाना, आप इस गाने के अंदर एक देवी का मंदिर भी आया था, आपको बताना है उस कौन सी देवी का। वो जो गाने सुनो तो भी उसके इर्द गिर्द, मैंने बताया ना, चीज़ों को नोट करते हुए चलें। तो ये जो गाना आप 15 अगस्त 26 दिन सुनते ही हो, कभी और दिन भी सुन लो, देखें कि किस इस गाने के पिक्चराइजेशन में किस देवी के मंदिर का जो है वो पिक्चर भी आया हुआ है। तो गुजरात। अच्छा, 2001 भूकंप में जो है वो फोटो देखना आप नेट पे जाकर के आज ही कि कहाँ पे बना हुआ है, और कभी जाना हो गुजरात में तो आओ कभी गुजरात में, अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया हुआ भी है, तो मिल करके आए। देखो आज के अंत में हमारे 10 का दम जो है, यानी 10 प्रश्न 10 पॉइंट प्रश्न ना कह करके जो न्यूज़ की तरह करंट अफेयर्स हैं, आप फटाफट से देखें।
भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला। तेजिंदर सिंह ने संभाल लिया है। प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। वी आर चौधरी तो प्रमुख है, जबकि उप प्रमुख अगर आपसे पूछे तेजिंदर सिंह ने संभाल लिया है। सेकंड देखें, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन लखनऊ यूपी के अंदर हुआ। 14th कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सम्मेलन, लोगों का समूह, ये कहाँ आयोजित हुआ आपको पूछे तो लखनऊ यूपी में। राजगीर, ये इंपॉर्टेंट है, राजगीर जो कि बिहार में एक स्थान है, वहां पे बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा और बन चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। वहां पे आने वाले समय में खेल आयोजित होंगे। ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीता। ये तीसरा स्वर्ण था इस पैरा ओलंपिक का। पहले दो अवनी लेखरा और कुमार नितेश। अगला पॉइंट, जोधपुर में अभी क्या चल रहा है? तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, ये इंटर मतलब देश के अंदर ही हो रहा है। इसका जो पब्लिक डे, यानी पब्लिक जो है जोधपुर की जनता या कोई बाहर से भी जाके देखे तो पब्लिक के लिए रखा गया, जब हवा में कलाबाजियां करते हुए आपको एयरबेस के जो जवान वो विमान दिखेंगे, तो आप ये कब जाकर देख सकते हैं? 7 सितंबर को आप जोधपुर, जिसकी इच्छा हो जाकर के जरूर देख के आए। नेक्स्ट, राज्य में भीलवाड़ा व पाली नए नगर निगम बने। देखो एक शिकायत है आपसे, जो भी बच्चे पोल के अंदर, पोल खोलता है आपकी पोल, मैंने बताया था, कई बच्चे तो जवाब भी देते नहीं है, ये तो निष्क्रियता है। और जो जवाब देते वो भी सही नहीं देते। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं कि 11 बने, 11 बन गए हैं इन दोनों के बनने के बाद में। अरे भैया, आपको पहले से पता तो होना चाहिए। ये आपके पंचायती राज एक अच्छा टॉपिक है, आगामी चुनाव भी होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, चाहे आप राजनीति विज्ञान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या करंट जीके के हिसाब से। देखो भीलवाड़ा और पाली को बनने के बाद में कई बच्चे 11 जवाब दे रहे हैं। देखो हालांकि कल राजस्थान पत्रिका में न्यूज आई थी, भीलवाड़ा और पाली को बनने के बाद में 12 नगर निगम बन चुके हैं। तो इसका सही जवाब राजस्थान पत्रिका में कल ही आया हुआ है, आप चेक करें आज जाकर के, 3 तारीख वाले न्यूज़पेपर में। अब भीलवाड़ा व पाली को बनाने के बाद 12 हो गए, जबकि आपको पता होगा विकिपीडिया में जानकारी दी हुई है कि गत वर्ष जो है वो अलवर को भी नगर निगम बना दिया गया, तो उसके हिसाब से तो 13 होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप चेक करें, जबकि एग्जैक्ट आंसर 12 होगा अभी के हिसाब से, क्योंकि वो घोषणा हुई है, उसको बना है नहीं। अलवर में कोई अगर है आप में से तो जरूर बताएं, नगर परिषद या नगर निगम। देखो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में 2-2 हैं। उसके अलावा बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर, 10 हो गए। अच्छा, उनको भी एक एक बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे बनने के बाद कितने हो गए, 12 या 13? 11 तो बिल्कुल भी नहीं है, कई बच्चों ने, अधिकांश ने 11 जवाब दिया है। तो अपने जीके को सुधारें, केवल देखा देखी में आंसर नहीं देना है, ये तैयारी को मापने का एक तरीका ही तो है, और क्या है। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को बनाया गया आकाशवाणी डीजी, डायरेक्टर जनरल किसका? आकाशवाणी का, आईएएस अधिकारी है, नाम ध्यान रखें, प्रज्ञा पालीवाल। विश्व डेफ, डेफ समझ, डीफ या डेफ सुनाई देता नहीं, धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, धनुष श्रीकांत वर्ल्ड डेफ शूटिंग, जो कि हनोई के अंदर सेकंड थी, उसमें जीता है। अब एक आपको पता है, अभी अभिनेत्री जो भाजपा की सांसद भी बनी है मंडी से, कंगना रनौत की एक मूवी आई थी, रिलीज हुई नहीं है शायद अभी, आप देखा होगा, इमरजेंसी पर हाईकोर्ट ने पीआईएल दाखिल कर दी है। एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से पुलिस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कहाँ पे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में या किसी स्थान पे हुई है। इमरजेंसी मूवी 1975, किसका किरदार निभा रही है? ये इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, लेकिन इसका नाम भी अब चेंज ऐसे न्यूज में आ रहा है कि इसका नाम अब भारत भाग्य विधाता रखा जाएगा। तो कब तक बात सत्य है वो देखेंगे। अगला देखें, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड और सुन्नी बोर्ड आपको पता है होते हैं। इस घोटाले में आप आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने गिरफ्तार, प्रवर्तन निर्देशालय ने, ईडी का मतलब गिरफ्तार कर लिए। पहले से भी आपको पता है कि दिल्ली के सीएम जो है और वो डिप्टी सीएम दोनों जेल में थे, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया है ईडी के द्वारा। तो ये ईडी सीबीआई अभी चल ही रहा है, आपको पता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सभी को पुनः आज के महत्वपूर्ण दिवस, भावी शिक्षकों को शुभकामनाएं। और जो मैंने बात आपको बताई है उसकी अक्षरश पालना आप करेंगे तो
बेहतर होगा सभी के लिए। ये मेरी सलाह है, करें ना करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको आगे से आगे फैलाएं, तैयारी में जुड़ जाएं। वेट ना करें कि अब 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करेंगे। हर दिन बढ़िया होता है पढ़ने वालों के लिए। लगे रहें, मेहनत करते रहें। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पुनः बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।